चाणक्य की योजना कुशलता। चाणक्य चंद्रगुप्त को शस्त्र चालन तथा युद्ध कला में दक्ष करना चाहते थे। परत सबसे आवश्यक चंद्रगुप्त को विद्यालय की सामान्य शिक्षा देना था, जिससे वह बुद्धिमान तथा कुशल प्रशासक बन सके। इसके लिए वे चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए व वहां विश्वविद्यालय में प्रवेश दिला दिया। कुछ इतिहासकारों का मत इससे भिन्न है। वे मानते हैं कि तक्षशिला को तब तक विदेशी आक्रमणकारियों ने तहस नहस कर दिया था। वहां के प्राध्यापक व्यर्थ होकर विभिन्न राज्यों में लावारिसों की तरह भटक रहे थे। चाणक्य उनमें से कुछ को खोज निकालने में सफल हो गए और उन्हें चंद्रगुप्त की शिक्षा का भार सौंप दिया गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रगुप्त ने लगभग 7 वर्ष तक उच्च शिक्षा ग्रहण करने में लगा दिए। उसके साथ साथ योद्धा बनने की भी उनको ट्रेनिंग चलती रही। चंद्रगुप्त में युद्ध कौशल की स्वाभाविक प्रतिभा थी, अतः दक्ष योद्धा बनने में कोई आड़े सामने नहीं आई। इसी दौरान यूनान की सेनाएं भारत के राज्यों को रौंदती हुई पूर्व की तरफ बढ़ रही थीं। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने उनकी रणनीतियों का गहन अध्ययन किया। साथ ही यह भी देखते रहे कि जीते हुए राज्यों में यूनानी किस तरह अपना प्रशासन स्थापित करते हैं। ये सब निकट से देखने व जानने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त व उनके कुछ साथियों को यूनानी सेना की टुकड़ी में सैनिक के रूप में भर्ती करवाया। वहां उन्होंने गुप्तचरी के रहस्यों को भी सीखा। यूनानी जीते हुए क्षेत्रों में प्रशासन स्थापित करते थे और प्रशासन को चलाने के लिए एक कमांडर नियुक्त करते थे, जिन्हें वे स्ट्रॉप कहते थे। ये स्ट्रॉप यूनानी सेना में भर्ती भारतीय भी हो सकते थे। लंबे अरसे तक अपनी धरती से दूर रहकर विदेशों में लड़ते लड़ते यूनानी सैनिक थक चुके थे और वे घर लौटना चाहते थे। इसी चाहत के चलते अधिकतर सैनिक बीमार रहते थे। भारत में एक राजा को हराने के बाद दूसरा शक्तिशाली राजा उनके मार्ग में आड़े आ जाता था। इसका कोई अंत ही नहीं आ रहा था। मगध साम्राज्य तक पहुंचते पहुंचते वे निढाल हो चुके थे। मगध की विशाल सेना से भी उन्हें निपटना बाकी था। सिकंदर खुद भी बीमार हो गया था। उसने अपने देश लौटने का निर्णय कर लिया। उसके लौट जाते ही कई प्रमुख यूनानी स्ट्रॉप विद्रोहों में मारे गए। कई भारतीय स्ट्रॉपों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कई आपस में ही लड़ने लगे। फिर ऐसा समाचार सुनने में आया कि बेबीलोन में बीमार पड़ जाने से सिकंदर को मौत ने दबोच लिया है। इसके साथ ही स्ट्रॉप शासन का अंत हो गया। स्ट्रॉपों की इन लड़ाइयों में चंद्रगुप्त व उनके साथियों ने खूब मारकाट मचाई। इसी घटनाक्रम में उन्होंने अपनी सेना भी खड़ी कर ली। चंद्रगुप्त ने अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति का भी इन युद्धों में अच्छा उपयोग किया। चाणक्य की कूटनीति। अब वह समय आ चुका था जब चंद्रगुप्त व चाणक्य को अपना प्रमुख युद्ध मगध साम्राज्य पर अधिकार करने व महानंद को नष्ट करने के लिए लड़ना आवश्यक था। चंद्रगुप्त ने मगध के युवाओं तथा असंतुष्ट तत्वों की अपनी ओर मिला लिया था। युद्धों में टूटकर चूर हो चुके अनेक सैनिक जो लावारिस होकर घूम रहे थे, वे भी चंद्रगुप्त की सेना में आ मिले थे। चंद्रगुप्त की सेना ने मगध के मध्य भाग से अपना युद्ध शुरू किया, परंतु उन्हें बार बार हार का मुंह देखना पड़ा। मगध की सेना विशाल, सुगठित थी तथा उसे अमात्य जैसे योग्य मंत्री का नेतृत्व प्राप्त था। स्ट्रॉप युद्धों में प्राप्त अनुभव व कौशल यहाँ मगध की सेना के विरुद्ध कुछ काम नहीं आ रहा था। इसलिए चाणक्य तथा चंद्रगुप्त को अपनी युद्ध नीति पर पुनः विचार करना पड़ा। नतीजा यह निकला कि राज्य के मध्य से युद्ध लड़ना उनकी भयंकर भूल थी। ऐसा करना शेर को उसकी मांग में जाकर ललकारने जैसा पागलपन था। पाटलिपुत्र की सुरक्षा काफी सुदृढ़ थी। नगर दुर्ग के भीतर बसा था। उस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए लगभग 64 द्वार थे। दुर्ग की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था दुर्ग के चारों ओर खुदी खाई थी, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था। बताया जाता है कि खाई लगभग 300 हाथ चौड़ी और 40 हाथ गहरी थी। दुर्ग तक पहुंचने के लिए अनेक पुल बने हुए थे, जिनको चाहने पर ऊपर उठाकर हटाया जा सकता था। जैसे ही चंद्रगुप्त की सेना ने दुर्ग तक पहुंचने का प्रयत्न किया, पुल उठा लिए गए थे। उसकी सेना के पास खाई पार करने का कोई दूसरा साधन नहीं था और क्षेत्रों से मगध की सेना की टुकड़ियों ने आकर उन पर पीछे से हमला कर था। चंद्रगुप्त तथा चाणक्य बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागे थे। अब उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि उन्हें आक्रमण सीमाओं से आरंभ करके राजधानी की ओर बढ़ना चाहिए था। दोनों ने जान बचाने व फिर से संगठित होने के लिए विंध्याचल के साथ साथ कूच किया। वे कौशाम्बी होते हुए मायापुरी पहुंचे। फिर वहां से शिवालिक पर्वतमाला के साथ साथ चलते हैं श्रहण राज्य में आ निकले। श्रहण राज्य मगध साम्राज्य की सीमा से सटा था। अब वे मगध सेनाओं की पकड़ से बाहर श्रहण में बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों के वे सैनिक जाकर रह रहे थे जो सिकंदर के आक्रमणों में मात खा चुके थे। उनके मनों में सिकंदर से बदला लेने की भावना प्रबल आ चुकी थी। यूनानी सैनिकों के नाम से ही वे भड़क उठते थे। ऐसा होना चाणक्य व चंद्रगुप्त के लिए वरदान साबित हुआ। उन्होंने उन सैनिकों को संगठित किया तथा अपनी नई सेना खड़ी कर ली।
सारे सैनिक प्रशिक्षित तो थे ही, केवल उनके लिए आयुध जुटाने पड़े और उन्हें मानसिक रूप से एक नई सेना में ढालना पड़ा ताकि वे चंद्रगुप्त के लक्ष्यों में ही अपनी उद्देश्य की सिद्धि देखें व उसके प्रति प्रतिबद्ध हो जाएं। चाणक्य व चंद्रगुप्त ने महसूस किया कि मगध की जंगी सेना से युद्ध के लिए उन्हें अभी और अनुभव हासिल करना होगा, सारी युद्ध नीति तैयार करनी होगी, नई सेनाओं व नरेशों को मित्र बनाकर उनका पूर्ण सहयोग लेना होगा। इसके लिए उन्हें कई युद्ध लड़ने होंगे व शासकों को अपना आभारी बनाना होगा। ये सारे उद्देश्य उन्हें यूनानी स्ट्रॉपों के विरुद्ध युद्ध छेड़कर ही हासिल हो सकते थे, इससे वे दूसरों का विश्वास भी जीत सकते थे। भारत छोड़ने से पहले सिकंदर एक और चाल चल चुका था। पाटनप्रस्थ उस राज्य की राजधानी था जहां सिकंदर ने भारत में अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। विजय समारोह में सिकंदर ने अपने सारे स्ट्रॉपों तथा आश्रित भारतीय नरेशों का सम्मेलन भी बुलाया था। समारोह तथा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यूनानियों के भारत अभियान में प्राप्त विजय को स्थायी बनाना था। इसके लिए सिकंदर ने एक कुटिल योजना बनाई थी। सम्मेलन में आने वाले भारतीय नरेशों से उसने अपने अपने क्षेत्र से अधिकाधिक विवाह योग्य युवतियां लाने का आदेश दिया था। इस प्रकार उस समारोह में लगभग 700-800 युवतियां लाई गईं और उनका विवाह उन यूनानी सैनिकों से कर दिया गया जिन्हें स्ट्रॉप राज्यों की सुरक्षा के लिए भारत में ही रहना था। इस तरह यूनानी खून का भारतीय खून से मिलाप हो जाता और एक ऐसी पीढ़ी पैदा होती जिसमें भारत यूनानी संस्कृति का संगम होता। इसी तरह पीढ़ियां समय के साथ साथ आगे बढ़ती जाती और यूनानी प्रभाव का भारत में विस्तार होता जाता। सिकंदर ने अपने सबसे योग्य सेनानी फिलिप को बाहिर क्षेत्र का स्ट्रॉप नियुक्त किया। उसे एक विशाल यूनानी सेना के साथ भारत में ही रहना था। राजधानी स्थित उसकी अपनी सैनिक छावनी में 50,000 सैनिक थे। सिकंदर ने गुप्त रूप से फिलिप को यह भी संकेत दिया था कि उससे जितना संभव हो उसको अधिक यूनानी सैनिकों का विवाह भारतीय युवतियों से करवाना है। फिलिप वीर योद्धा था, परंतु वर्षों के निरंतर युद्धों से वह ऊब चुका था और मन थक चुका था। सिकंदर के प्रस्थान करते ही वह सुख ढूंढने लग गया। स्थानीय राजा तो भ्रष्ट व विलासी थे ही, उन्होंने फिलिप विलासी बना दिया था। अब फिलिप सैनिक कम और भोगी अधिक बन चुका था। उसके सेनानायकों ने भी उसी का अनुसरण किया। खाना पीना व भोग विलास उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। केकई देश की राजधानी को ही फिलिप ने अपना केंद्र बना रखा था। राजा पुरु का राजमहल उसके लिए रिक्त कर दिया गया था, उसी में फिलिप का डेरा था। राजा पुरु को ये बात बहुत चुभती थी। आरंभ में सिकंदर ने उसे जो सम्मान दिया था वह धीरे धीरे कम होता गया। वह सिकंदर के सेनानायक व अधिकारी स्वामियों जैसा व्यवहार करने लगे। राजा पुरु भी यूनानियों से अब चिढ़ने लगा था। वह यूनानियों को अपने राज्य से भगाने का मौका तलाश करने लगा। उस महल के साथ ही एक बाजार लगता था जहां स्थानीय लोग तथा व्यापारी वह सारा सामान लाते थे जिन्हें यूनानी खरीदते थे। बाजार में कभी कभी बिकने के लिए दास दासियां भी आती थीं। एक दिन दास दासियों का एक व्यापारी आया। वह बाजार में अनेक सुंदर दासियों और हृष्ट पुष्ट दासों का समूह लेकर आया था। एक यूनानी सैनिक ने बूढ़े व्यापारी का माल देखा तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। उसने बिकने के लिए आई इतनी सुंदर युवतियां तथा इतने स्वस्थ दास पहले कभी नहीं देखे थे। उसका मन दासियों के रूप में बिकने हेतु आई युवतियों पर आ गया। उसने बूढ़े व्यापारी से उनके गुण व मूल्य पूछे। उसने एक दासी की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसे वह ठीक दाम पर मिल जाए तो अनेक दास दासियों को वह महल में बिकवा सकता है, क्योंकि महल को कर्मचारियों की आवश्यकता है। बूढ़ व्यापारी ने सिर हिलाकर कहा कि पहले वह कुछ दासियां महल में बिकवा दे, तब फिर उसे उसकी मनपसंद की चीज उपहार में कम दामों पर मिलेगी। सैनिक व्यापारी को लेकर महल के अधिकारियों को दिखाने के लिए चल पड़ा। दासियों का झुंड व 5-6 दास भी साथ गए। यूनानी अधिकारी व सेनानायक स्ट्रॉप फिलिप के साथ बैठे कुछ मंत्रणा कर रहे थे। सैनिक ने जाकर उनसे दासियों के बारे में बताया। सबकी निगाहें दासियों के झुंड पर पड़ीं। उनकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। यूनानी भाषा में कई द्व्यर्थी टिप्पणियां की गई। बूढ़े व्यापारी ने विनती की, यूनानी सम्राटगण, ये साधारण बालाएं नहीं हैं। इन्हें गायन, नृत्य तथा राजसी पुरुषों का मनोरंजन करने की पूरी शिक्षा दी गई है। यदि आज्ञा हो तो एक नृत्य प्रस्तुत करके इसका प्रमाण देंगी, तब आप स्वयं इनकी उपयोगिता समझेंगे तथा मूल्यांकन करेंगे। यूनानियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिलिप ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। दासियों ने एक सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य एक वीर रस के गीत पर आधारित था। दासी बालाएं कटार और तलवारें लेकर नृत्य कर रही थीं। यूनानी मंत्रमुग्ध होकर नाच देख रहे थे। नृत्य के एक विशेष बिंदु पर आते ही अचानक किसी ने कुछ गुप्त संकेत दिया। उसके साथ ही नृत्य करती बालाएं यूनानियों पर कटारें व तलवारें लेकर टूट पड़ीं। नृत्यांगनाओं की नायिका करम्बिका ने पलक झपकते फिलिप के सीने में कटार भोंककर उसका काम तमाम कर दिया।
दूसरे अधिकारी भी मार डाले गए। दल के साथ भीतर आए दासों ने महल के भीतर मौजूद अंगरक्षकों को मार डाला। जो दास बाहर बाजार में रह गए थे उन्होंने अपने गुप्त आयुध निकालकर महल के बाहर तैनात यूनानी सैनिकों को मार डाला।